students, once again welcome back to our channel Gyan Lab and welcome back to our toppers interview series. पता नहीं है कौन सा पार्ट है क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज में ले चुकी हूँ और अब मुझे याद नहीं है बट आई कंग्रेचुलेट शीतल क्योंकि इन्होंने एमएसटी सीईटी पीसीबी फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर किया है 99.25। दिस इज योर ओवरऑल परसेंटाइल शीतल। यस मैम। और बायोलॉजी का क्या परसेंटाइल है? 99.8। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन शीतल फ्रॉम ऑल ऑफ अस। बहुत अच्छे परसेंटाइल है आपके। सबसे थैंक यू पहला मैम। क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो अभी हम पहले इंटरैक्ट कर रहे थे उसमें मुझे आपने बताया कि आपने एमएसटी सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट नहीं दिया क्योंकि आपका प्राइम फोकस नीट एग्जाम पे था। तो अभी यस। आपने री नीट एग्जाम दे दिया होगा। यस मैम। अच्छा, तो आपका स्कोर क्या बन रहा है आसपास? 450 के अराउंड बन रहा है अभी। अच्छा ओके। मतलब आपने, अगर हम करियर वाइज ऑप्शन देखें तो आपने प्रायोरिटी पे क्या ऑप्शंस रखे हैं और फिर सेकंड और फिर थर्ड, तो वो आप बता सकते हैं? प्राइमरी तो मेरा एमबीबीएस था, बट अब सिलेक्शन अगर बीएमएस में होता है तो वो भी मेरे लिए ओके है। और अगर कुछ रीजंस की वजह से उसमें भी नहीं हो पाता तो बी फार्मेसी भी ओके है। वो अच्छा। एक बैकअप हो। अच्छा, वो एक हाँ। बैकअप ऑप्शन है। ओके, नाइस नाइस। ये आपका नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, तो आपने नीट या सीईटी के लिए ऑफलाइन कोचिंग लगाई थी? नहीं, ऑनलाइन किया था नीट के लिए। अच्छा, नीट के लिए ऑनलाइन किया था और सीईटी के लिए बस यूट्यूब लेक्चर्स रेफर किए थे हमारे। हाँ, आपके यूट्यूब लेक्चर। अच्छा, यूट्यूब लेक्चर्स में स्पेसिफिकली मतलब आपने क्या रेफर किया था? जो महाराष्ट्र बुक के जो थोड़े बहुत टॉपिक्स थे बायोलॉजी के, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, वो मैंने आपकी वीडियोस से कवर की। और जो आपके पीवाईक्यू सेशंस थे उनसे मैंने हेल्प हुई मेरी। एंड जो आपकी एमसीक्यू सीरीज थी टॉपिक वाइज, वो भी ली। अच्छा चैप्टर वाइज जो थी। ओके। तो ये ट्वेल्थ में आपके कितने परसेंटेज बने थे बेटा? 82। वेरी नाइस वेरी नाइस। आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था या पीसीबी था? पीसीबी। अच्छा। आप मुंबई से ही हो, राइट? हाँ, मुंबई। हाँ, तो आपने जो कॉलेज आपका है वो इंटीग्रेटेड है, मतलब सिर्फ प्रैक्टिकल्स के लिए जाना पड़ता है या रेगुलर कॉलेज है? नहीं, रेगुलर था। रेगुलर कॉलेज था, ओके। ऑल राइट, तो अभी मतलब कॉलेज का टाइमिंग कितने घंटे का होता था अप्रोक्सीमेटली? कॉलेज नून शिफ्ट का था, 12 to 6 का। अच्छा, और बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए आपने कोई ऑफलाइन क्लास लगाई थी? नहीं, कोई। अच्छा, तो उसकी स्टडी कैसे की आपने? वो जो भी कॉलेज में पढ़ाते थे वही घर पे आके बस सब रिवाइज करके उसके पीवाईक्यूज लगा के वैसे ही उसका किया। अच्छा, उसका भी मतलब सेल्फ स्टडी से ही किया है। वेरी नाइस यार, हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छे मार्क्स आए क्योंकि थैंक यू। बच्चे इतना महंगा महंगा क्लास लगा कर भी नहीं अच्छा स्कोर कर पाते। 70 75 मैक्स टू मैक्स, बट रियली रियली बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। थैंक यू। ओके। मतलब आपके घर में और किसी ने साइंस बैकग्राउंड में आगे कुछ करियर परस्यू किया है या आप फर्स्ट चाइल्ड? नहीं, ऐसा तो नहीं है। साइंस में पीसीएम लिया रिलेटिव्स में जो भी कजन्स हैं। बाकी तो ऐसा बी फार्मेसी में तो अभी तक किसी ने नहीं किया। अच्छा, तो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि मैं पीसीबी में कुछ ट्राई करूं, मेडिसिन हो गया या फार्मेसी हो गया? हाँ, वो बचपन से एक था कि मुझे एज अ डॉक्टर में जाना है, तो मैंने 11th में डिसाइड किया पीसीबी। फिर आगे मैंने जैसे जैसे सर्च किया, दोस्तों से पता चला कि सीटी होता है, बी फार्मेसी भी होता है, तो मुझे उसमें भी इंटरेस्ट आने लग गया कि हाँ, मेडिसिन है, हॉस्पिटलिटी है, तो उससे। अच्छा ओके, नाइस नाइस। तो अभी ये आपने ऑफलाइन कोचिंग बोर्ड्स के लिए भी नहीं लगाई और ऑनलाइन आपने नेट प्रिपरेशन के लिए लगाई थी, राइट? अभी मतलब ये क्वेश्चन ऐसा मेरा है कि अगर समझो एमबीबीएस में नहीं हुआ या कुछ मार्क्स से रह गया, तो कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में ऐसा कुछ ख्याल है कि आप ड्रॉप लेना चाहोगे या फिर जो मिलेगा उसमें ले लोगे? नहीं, ड्रॉप का ऑप्शन तो नहीं है। जो मिलेगा उसमें मैं चली जाऊँ। अच्छा, अगर एमबीबीएस मिला तो ठीक, नहीं तो बीएएमएस, नहीं तो बी फार्मेसी। हम्म। ओके। चलो, मतलब क्लैरिटी बहुत अच्छे से आपके दिमाग में है। हाँ। ओके। तो अदर देन फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स को छोड़कर आपको इन पर्टिकुलर ऑप्शंस के बारे में प्रॉपर गाइडेंस या फिर प्रॉपर मोटिवेशन कहाँ से मिला? सेल्फ मोटिवेशन या किसी से मिला मोटिवेशन, या कुछ वीडियोस देखे आपने किसी के? वीडियोस भी यूट्यूब में आते थे, आपने भी बनाए थे बी फार्मेसी के बेस्ट कॉलेजेस, उसमें क्या क्या स्कोप है, बी फार्मा, डी फार्मा, वो सब भी देखे मैंने। और फिर गूगल पे भी सर्च किया तो उधर से भी पता चला।
ओके। आपके सिबलिंग्स हैं या आप ओनली चाइल्ड हो? ना सिबलिंग्स हैं, मुझसे छोटे? छोटे। अच्छा, आपसे छोटे, सो हाँ। यू आर गोइंग टू बी द रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। ओके, बहुत Yes. बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके इतने छोटे छोटे से कंधों पे, बट कोई बात नहीं, यू विल डेफिनेटली हैव अ ग्रेट फ्यूचर। अच्छा, तो अब मेरा ये सवाल है, क्योंकि आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड टू नो, विदाउट एनी कोचिंग क्लासेस, विदाउट एनी मेजर गाइडेंस, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? मतलब एंट्रेंस के लिए मुझे प्रिपेयर करना है, ये कब आपको समझ में आया, 11th में या 12th में? 11th में ही समझ आ गया था कि नीट जो है उसको क्रैक करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो आपने बोर्ड्स महाराष्ट्र बोर्ड का दिया है, राइट? हाँ हाँ। तो महाराष्ट्र बोर्ड के साथ आप नीट का सिलेबस विद रेगुलर कॉलेज कैसे मैनेज करते थे? वही डेली का जो भी कॉलेज में पढ़ाते थे वो घर आकर वापस रिवाइज करना, ऑनलाइन क्लासेस में जो करा है वो टॉपिक को वापस रिवाइज करना, उसके पीवाईक्यूज लगाना, यही सब करके फिर वो बैकलॉग नहीं बना तो आराम से फिर हो गया था लास्ट एंड पर। अच्छा, सब और कवर। नीट के लिए आपने स्पेसिफिकली कौन सा कंटेंट यूज किया था? एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स, और कौन सा प्लेटफॉर्म आपने ज्वाइन किया था नीट के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? अन अकेडमी। तो वहां से आपको कुछ नोट्स मिले होंगे, ऑनलाइन नोट्स, वो? हाँ हाँ, एंड ओके। डीपीपीज वो जो देती थी। अच्छा, ओके, ग्रेट ग्रेट, मतलब बहुत पैसा नहीं खर्च किया है ज्यादा आपने। हाँ। तो ये सबके लिए एक एग्जाम्पल है कि सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता है, डिटर्मिनेशन होना चाहिए तो सब कुछ हो जाता है। तो अब मेरा सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं हुए? हम डिस्ट्रैक्शन मतलब अगर माइंड फोकस है तो फिर डिस्ट्रैक्शन भी उतना हमें नहीं कर पाता कि सोशल मीडिया वगैरह, और थे भी नहीं मेरे मोबाइल में इतने ऐप सोशल मीडिया के, ओनली व्हाट्सएप एंड यूट्यूब तक था। एंड मुझे पता था कि अगर मैं ज्यादा देखूंगी तो मेरा ही लॉस होगा, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करती ही नहीं थी उसमें मैं भी। सेल्फ अवेयरनेस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे हाँ। लालच नहीं आया, ऐसे फ्रेंड्स वगैरह बात करते थे कि स्नैपचैट एक बार करके देखूं, इंस्टाग्राम एक बार करके देखूं, या किया ही नहीं आपने, सोचा बाद में नहीं, करूंगी? नहीं सोचा बाद में करूंगी, एक बार करियर बन जाए, टाइम में एक बार। भाई इतनी हाँ समझदारी अगर सारे बच्चों में हो जाए तो क्या ही बात है, बट रियली वेरी गुड बच्चा। अच्छा, तो अभी जैसे समझो आपने सीईटी एग्जाम के लिए भी अटेम्प्ट किया, तो नीट की प्रिपरेशन तो आप 11th से ही कर रहे थे। सीईटी हाँ। की प्रिपरेशन आपने कब से स्टार्ट की थी? सीईटी का 12th से स्टार्ट कर दिया था। कब से, मतलब 12th स्टार्ट हुआ तब से या फिर थोड़ा बाद? 12th, 12th स्टार्ट। 12th स्टार्ट। हाँ ओके, तो अभी जैसे समझो नीट के लेक्चर्स आप देखते थे, नीट के डीपीपीज लगाते थे, और 12th का जो भी रेगुलर लेक्चर कॉलेज में सिखाते थे वो रिवाइज करते थे, अब इतना सब करने के बाद सीईटी के लिए आप एक्स्ट्रा क्या एफर्ट्स देते थे? सीटी के लिए मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट, जब बोर्ड्स खत्म हो गए थे तब मैंने उस पर ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट किए, मतलब जो भी एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करना, पीवाईक्यूज देखना एक बार कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे, फिर वापस 11th 12th की टेक्स्ट बुक वापस बार बार रिवाइज करना, फिर उसमें 1 मंथ मिल गया था तो फिर हो गया था वो भी आराम से कॉलेज के टाइम पर। अच्छा, तो आपने सीईटी के लिए कुछ अलग से बुक खरीदी थी, कोई एमसीक्यू नहीं, बुक या ओनली कुछ? महाराष्ट्र। ओनली महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक। तो एमसीक्यूज कैसे प्रैक्टिस करते थे आप? एमसीक्यू जो आपका जो फ्री मटेरियल जो आपने दिया था ऐप में उसमें से वो सब लगाए एमसीक्यूज, बाकी आपकी यूट्यूब की सीरीज तो चल रही थी तो उससे भी बहुत हेल्प हुई मुझे। वो सारे जो जो चैप्टर मैं रिवाइज कर लेती थी फिर वो आपकी वीडियोस देख के उसमें एमसीक्यू सॉल्व कर लेती थी, तो वेरी। उससे भी बहुत अच्छा रिवीजन हुआ। हम्म। अभी बायो में आपने कितने परसेंटाइल आए आपके एमएसटी सीईटी में? 99.8। हाँ, तो बायो के साथ आपने और कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर किया था? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। दोनों किया था, मतलब दोनों के स्कोर क्या थे? फिजिक्स में 98 पॉइंट समथिंग था एंड केमिस्ट्री में 96। वेरी नाइस भाई, बहुत अच्छे मार्क्स है, मैं तो भाई इंप्रेस हो गई हूँ पूरी तरीके से, कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपके कैटेगरी में आएंगे, मतलब वो कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना पता नहीं, मतलब पीसीबी वाले बच्चे हैं बट कंफ्यूज्ड हैं कि मैं नीट भी करना चाहता हूँ, मैं सीईटी भी करना चाहती हूँ। तो ऐसे बच्चों को अगर नीट और सीईटी दोनों देना है तो आप उनको क्या स्ट्रैटेजी बताओगे कि वो कैसे कर सकते हैं? अगर नीट के लिए तो आप जो सीटी का तो इजी है, जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो वही सेम टू सेम आएगा, तो सीटी के लिए 1 मंथ का जो गैप मिलता है बोर्ड के एग्जाम से लेके एग्जाम तक का, उसमें प्रिपेयर हो सकता है रिवीजन। और जो नीट का है वो तो 11th से स्टार्टिंग से करते ही आना होगा, बैकलॉग ना बने तो अच्छे से फिर वो हो जाएगा 12th तक।
अच्छा, तो मतलब अगर मैनेज करना चाहें तो हो सकता है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। हाँ। हाँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं अरे इम्पॉसिबल है करना, लेकिन वो ये सोचते नहीं है कि अगर तुम अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, तुम अगर 3 घंटे इंस्टाग्राम ना चलाओ, स्नैपचैट ना चलाओ, तो उस 3 घंटे में तुम नीट के लेक्चर्स लगा सकते हो, कॉलेज टाइम पे कॉलेज की स्टडी कर सकते हो, और फिर घर पे आके रिवीजन करके तुम सीईटी के एमसीक्यूज लगा सकते हो। तो होने के हाँ। लिए ये दोनों चीजें हो सकती हैं, क्योंकि लाइव ये एग्जाम्पल अपने सामने है शीतल का। सो इस चीज से बच्चों आप लोगों को ये समझना चाहिए कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। शीतल के पास भी 24 आवर्स है, आपके पास भी 24 आवर्स है। आप लोग एक साथ 2 एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आपके अंदर उतना सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मोटिवेशन है। अब यहाँ पर मेरा दूसरा सवाल ये है शीतल, कि क्लासेस वगैरह नहीं था आपका, जो था कॉलेज का सोर्स था और ऑनलाइन मटेरियल था। तो डिस्ट्रैक्शंस, नॉट इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया बट इन टर्म्स ऑफ फैमिली फंक्शंस या फेस्टिवल्स, ये ऐसे कुछ डिस्ट्रैक्शंस आपको कभी फेस हुए, या फैमिली ने सपोर्ट किया और उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया आपको ज्यादा, क्या था आपका रूटीन? फैमिली तो सपोर्टेड थी है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया एंड उनको पता था कि अगर मेरे लेक्चर चल रहे हैं तो एक रूम मेरे को दे रखा था कि यहाँ पे पढ़ाई करे करके, अंदर भाई बहनों को भी नहीं आने देते थे एंड वो लोग भी अंडरस्टैंडिंग थे, वो भी ज्यादा शोर शराबा नहीं करते कि दीदी के क्लासेस चल रहे, तो सपोर्टेड थे। फंक्शन में 1-2 आवर्स थोड़ा बहुत उनके साथ सेलिब्रेट कर लेती थी, उसके बाद फिर रात को जो बच जाता था फिर वो रात को कवर अप करना पड़ता था। तो मतलब ये अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अगर मेरा कुछ छूट रहा है तो वो मुझे ही करना पड़ेगा, कोई और मेरा काम नहीं करने के लिए आने वाला है ना? हाँ, ये बात तो पता मुझे। हाँ। अभी जैसे आपने बोला कि एमएसटी सीईटी के लिए 1 महीना काफी होता है, अगर आप शुरुआत से पढ़ रहे हो तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए 1 महीना काफी होता है, लेकिन अभी ये आप लोगों के टाइम पे एप्लीकेबल था। अभी जो नया रूल आया है उसके अकॉर्डिंग, इफ यू आर अवेयर, कि इस साल से जो बच्चों का सीईटी एग्जाम होने वाला है उनका दिसंबर जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, और सेकेंड अटेम्प्ट उनका बोर्ड्स के बाद होने वाला है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के जो बच्चे हैं उनके पास सिर्फ 6 महीने हैं, जुलाई टू दिसंबर, टू प्रिपेयर फॉर देयर बोर्ड्स एज वेल एज फॉर देयर सीईटी। तो आपके हिसाब से उनको अपनी प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, कितने घंटे टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी चाहिए, कितने घंटे एमसीक्यू करना चाहिए? घंटे तो पता नहीं, लेकिन एक दिन में अगर एक चैप्टर भी करते हैं, हर एक सब्जेक्ट का 3 सब्जेक्ट है उसमें भी एक एक चैप्टर करता है और एक एक टॉपिक्स के जो चैप्टर उनके एमसीक्यू लगाते हैं, तो भी 6 मंथ में वो कवर अप हो जाएगा। और अगर डेली से जो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी जिनका 12th स्टार्ट होगा, अगर वो अभी से भी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो है ही नहीं, करने जाएंगे तो कर लेंगे। सबके अंदर पोटेंशियल तो होता है इतना करने का। एग्जैक्टली अभी जैसे आपने बोला ना कि हर एक सब्जेक्ट का अगर रेगुलरली एक एक चैप्टर भी लगाएंगे तो आधे से ज्यादा बच्चों की आंखें ऐसे फट जाएंगे, एक दिन में 3 चैप्टर कैसे करेंगे? बट शुरुआत करो। मतलब शुरू शुरू में हाँ। नहीं होगा, शुरू शुरू में आपको बहुत ज्यादा लगेगा अरे यार हो ही नहीं रहा है, फिजिक्स के खाली 4 ही टॉपिक हो रहे हैं, बायो का खाली 3 ही टॉपिक हो रहा है। कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। आप अगर ऐसा हाँ। सोचोगे कि मैं कल करूंगा तो आपके सर पे दिसंबर आ जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। हाँ। तो कोई भी डे को ऐसा वेस्टेज पे नहीं ले जाना होता है, एक एक टॉपिक भी करना, पर करना है तब तब हमें वो प्रैक्टिस लगती है, आदत लगती है उसकी करने की। एग्जैक्टली आपने सीईटी के कुछ मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व किए थे क्या? हाँ, आपके प्लेटफॉर्म में 2 बायो के मॉक टेस्ट जो थे वो फ्री थे, उनको सॉल्व किया था, और जो सीटी सेल ने 2 मॉक टेस्ट दिए थे वो किए। और बाकी जो सिलेबस था वो एनसीईआरटी का भी सेम था, तो जो ऑनलाइन में मॉक टेस्ट होते थे तो वो अटेम्प्ट करके, मतलब बायो के उतने क्वेश्चंस तो सिमिलर आते थे, तो आइडिया लग हाँ जाता था कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। एग्जैक्टली मतलब महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपका नीट का भी प्रिपरेशन हो जाता है और सीईटी का भी प्रिपरेशन हो जाता है। हाँ। हाँ, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सीईटी एग्जाम देना, क्योंकि सीईटी में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ही आता है, और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, 40% का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पढ़ रहे हो तो आपका नीट एग्जाम भी अच्छा चला जाता है और आपका सीईटी एग्जाम भी अच्छा चला जाता है। ओके। अभी यहाँ पर मुझे आपसे पूछना है कि आपके फ्रेंड्स का क्या रोल था आपकी लाइफ में, क्योंकि आप ज्यादा ऐसे सोशली एक्टिव नहीं थे या ज्यादा क्लासेस वगैरह नहीं था, तो उनका पॉजिटिव रोल था, नेगेटिव रोल था, क्या रोल था? नहीं, पॉजिटिव रोल था, वो भी मेरे साथ, मतलब कॉलेज में तो हम लोग एकदम अच्छे से, मतलब ज्यादा वो पढ़ाकू वाला स्टाइल नहीं था, मतलब हम कॉलेज एंजॉय किया मैंने, जो भी डेली जाती थी कॉलेज में वो एंजॉय किया, और दोस्त भी अच्छे थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया, इट्स मीन वो पढ़ रही होगी घर पे तो कॉल नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, तो वो लोग भी सपोर्टिव थे।
एंड अच्छा। वो लोग खुद एक्चुअली पढ़ाई करते थे। हाँ, तो मतलब शुरू से ही ऐसा ग्रुप था आपका जो ज्यादा चिट चैट हाँ करने में बिलीव नहीं करता, या ज्यादा मतलब टाइम पास करने में बिलीव नहीं करता, जितना चाहिए उतना हाँ एंजॉय करो। लेकिन ये मत भूलो कि मेन गोल क्या है, मेन फोकस क्या है। हाँ फोकस से हट के नहीं हाँ। जाना है। ओके, क्योंकि एक वो बोलते हैं ना कि एक सही सर्कल, एक सही फ्रेंड्स ग्रुप अगर आपको मिल गया तो या तो आपकी लाइफ बन जाएगी या तो बिगड़ जाएगी। तो वो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी हम्म, इंसान खराब नहीं होता, लेकिन मेरे लिए क्या अच्छा है ये मुझे समझना पड़ेगा। मेरे लिए इसकी संगत अच्छी है या नहीं है, या इंसान अच्छा है पर मेरा टाइम पास होता है, तो मैं उस चीज के बीच में बाउंड्री बना के रखूं, ये सब समझ खुद में होनी चाहिए। और 11वीं 12वीं के बच्चे, 16 17 साल के बच्चों में इतना तो सेंस आ ही जाता है। अगर आपको ये पता है कि आपके लिए कौन से ब्रांड का मोबाइल अच्छा है, तो ये तो पता चल ही जाता है कि आपके लिए कौन सा इंसान अच्छा है और कौन सा इंसान अच्छा नहीं है। अभी बच्चों को ना स्ट्रेस बहुत होता है, ठीक है। एग्जाम से ज्यादा तो उनको स्ट्रेस होता है, मतलब वो पढ़ते कम है और स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं। फिर उनको अपना आपको स्ट्रेस फ्री करने के लिए फिर मोबाइल चलाते हैं। तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे कि स्ट्रेस जो है इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं बच्चे? हाउ डिड यू मैनेज, क्योंकि आप तो दो दो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। हम सबसे पहले तो स्ट्रेस को अगर हमें कम करना है तो फैमिली सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कभी भी स्ट्रेस हो तो अपनी फैमिली के पास चले जाओ, सिबलिंग्स उनके पास चले जाओ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो उनके साथ। एंड दूसरा है मेडिटेशन, वो भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, फोकस हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है उससे। तो मेरा जो स्ट्रेस रिलीफ था वो इनसे ही हुआ है। अच्छा, आप मेडिटेशन करते हो? हाँ कभी कभी थोड़ा जब ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है तो थोड़ा बहुत मेडिटेशन और टाइम स्पेंड कर लेना फैमिली के साथ थोड़ा बहुत। अच्छा। आपके जर्नी में जब भी आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीजें थी जो आप और बेटर कर सकते थे, जिससे आपका और अच्छा मार्क्स आ सकता था? मतलब व्हाट वर द मिस्टेक्स दैट यू कुड हैव अवॉइडेड? जो भी मिस्टेक्स लग रही है नीट में ही लग रही है, थोड़ी सी ज्यादा हाँ। प्रैक्टिस हो जाती और बोर्ड्स में भी थोड़ा सा अगर अच्छा हो जाता, ज्यादा प्रैक्टिस, फिजिक्स का पेपर टफ था तो थोड़ा उसमें प्रैक्टिस हो जाती। तो वही सारी मिस्टेक्स हैं। अच्छा, अभी बच्चे क्या सोचते हैं पता है शीतल, कि बिना थियोरी प्रैक्टिस किए, मतलब बिना लिखे, हम बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ले आएंगे, हम सीईटी में अच्छे मार्क्स ले आएंगे, ऐसा उनकी गलत फहमी है। तो इस पे आपका क्या विचार है? बोर्ड्स का एग्जाम देना है तो हमें लिखना आना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं वो सामने वाले को एकदम अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट अंडरस्टैंड हो। तो हमें लिखने की तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो पढ़ रहे हैं उसको पॉइंट्स में हमें कैसे लिखना है ताकि सामने वाला अच्छे से उसको वन व्यू में समझ ले और हमें मार्क्स भी मिल जाए। तो प्रैक्टिस लिखने की तो वो होनी चाहिए। क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस अगर छूट गई तो टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं होगा, फिर राइटिंग खराब हो जाएगी, फिर पेपर छूट जाएगा। या तो राइटिंग खराब होगी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, और या तो पेपर छूट जाएगा तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, तो बोर्ड्स के लिए तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ना बहुत लेजेंड, अल्ट्रा लेजेंड लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ ऐसे लेट के बेड पे बैठ के एमसीक्यू वीडियो देखेंगे तो अपने को एमसीक्यू आ जाएगा एग्जाम में। ऐसा होता है क्या? नहीं मीन्स जो एमसीक्यू हम लगा रहे हैं उसको पहले नोटबुक में आपने बताए थे, स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी की आंसर लिखो, देन चेक करो उसे, अगर मिस्टेक है तो उसको रिवाइज करो, उस टॉपिक को पूरा रिवाइज करो। इससे ही जो हम मिस्टेक्स करेंगे वही आगे इम्प्रूव होगी और वो लास्ट एग्जाम तक हमें फिर वो चीज हमेशा याद रहती है कि हमने इस टॉपिक में मिस्टेक की थी तो हमें आंसर अभी राइट देनी। तो ये हाँ जो लेजेंडरी लोग हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि सिर्फ वीडियो देख के एमसीक्यू सॉल्व नहीं होता। आपको अपने हाथ में फिजिकल पेन उठाना पड़ेगा, अपने सामने बुक लिखनी पड़ेगी, वीडियो को पॉज कर करके आपको एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि बायो, केमिस्ट्री, स्पेशली बायो, इतना थ्योरी है उसमें, उसमें एक्सप्लेन क्या करें हम? मतलब कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। आपको डायरेक्ट डायरेक्ट अगर नहीं तो भी 100 में से कम 70 क्वेश्चन तो थियोरी बेस्ड आते हैं। 70 क्या, 80 क्वेश्चन थियोरी बेस्ड आते हैं। सिर्फ चैप्टर 1 चैप्टर 2 इक्का दुक्का यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल बेस आ गया पॉपुलेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह वगैरह में, तो वहां पे कुछ कैलकुलेशन करना होता है। 90 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आते हैं। तुमको थ्योरी अगर याद होगी तो ही तुम आंसर लगा पाओगे। थ्योरी याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप एक तो टेक्स्ट बुक रीड करो, और दूसरी बात क्वेश्चन का आंसर लिखो। क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम एक्चुअल में उस क्वेश्चन को एनालाइज करते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे यही चीज नहीं समझ पाते, और यहीं पर उनका पहला लैग हो जाता है कि आप लोग नहीं आगे बढ़ पाओगे, आप फिर पीछे हो गए। ओके।
अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसी 5 टॉप कौन से टिप्स हैं जो आप अभी हमारे आने वाले स्टूडेंट्स को देना चाहोगे, 5 प्रिपरेशन टिप्स। सबसे पहले तो कंसिस्टेंट रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ना कभी छोड़ना नहीं है, भले ही वन टॉपिक पर डे करना है पर करना है। सेकंड है हार्डवर्क, हार्डवर्क से कभी भी भागना नहीं है। तीसरा है कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना सीखना है। फोर्थ टिप होगी कि टेक्स्ट बुक रीडिंग हमें करनी है, उससे बाहर सीटी में कुछ नहीं आता टेक्स्ट बुक के ऊपर। एग्जैक्टली। एंड हाँ, एंड फिफ्थ है प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। ओके। अभी यहाँ पर ना, थैंक यू फॉर 5 टिप्स, बट यहाँ पर ना बच्चे ये भी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि पीवाईक्यूज से ज्यादा हेल्प होती है क्या मैम, मतलब पीवाईक्यूज एज इट इज आते हैं क्या। मैं बोल बोल के थक गई, मैं अपना सर फोड़ फोड़ के थक गई, समझा समझा के थक गई कि पीवाईक्यूज एज इट इज नहीं आते। लेकिन आपको क्या लगता है पीवाईक्यू से क्या हेल्प होती है नीट और सीईटी में, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पीवाक्यू से सिर्फ आइडिया आता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं एग्जाम में, हम उनसे आइडिया ले सकते हैं कि कैसे उसको कैसे किस तरह से वो हमको आगे दे सकते हैं क्वेश्चन को। तो हम उसी स्टाइल से अपनी बुक्स पढ़े, फिर उसके हिसाब से हम अपने खुद से क्वेश्चन डेवलप करें और उसके फिर आंसर दें। तो पीवाईक्यू सिर्फ इसलिए है कि हमें आइडिया हो कि कैसे आ रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन तो और किस पीवाईक्यूज, टॉपिक हाँ, से आ रहे हैं। तो हाँ। चाहे बोर्ड्स हो, चाहे नीट हो, चाहे सीईटी हो, पीवाईक्यूज डेफिनेटली लगाने चाहिए, क्योंकि अगर तुमको पैटर्न ही नहीं पता रहेगा तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि एग्जाम में क्या आने वाला है। ओके। ऑलराइट, तो मैंने मेजर क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब हाँ, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सिंस यू हैव स्कोर्ड 450 मार्क्स इन नीट, मतलब स्कोर्ड नहीं बट अप्रोक्सीमेटली आपने आंसर की में कैलकुलेट किया है, और सीईटी में तो इतने वंडरफुल मार्क्स आए ही हैं, तो मुझे बता दो कि कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जो आपने नीट के लिए सोच के रखे हैं, और कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो सीईटी के लिए सोच के रखे हैं आपने। सीटी के लिए मैंने तो आईसीटी एंड बीसीपी वही ओके। सोच के रखा है, क्योंकि उसमें हो जाएगा शायद। ओके। एंड नीट में बीएमएस के लिए मैंने आर्य पोद्दार, एंड सायन में है वो पुणे का, एंड केजी मित्तल, ये सारे भी देखे हैं कॉलेजेस। अच्छा। ओके। होपफुली जिस कॉलेज में आपको चाहिए उस कॉलेज में भी आपका एडमिशन हो जाए, आई जस्ट होप एंड प्रे फॉर इट। ओके, सो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं बच्चों से। यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे पूछना है कि बहुत सारे बच्चे ना अपने पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं, आपने हमको अच्छी क्लासेस नहीं लगाई, आपने हमको ये नहीं ज्वाइन करवाया, वो नहीं ज्वाइन करवाया, इसलिए हमारे मार्क्स नहीं आए। तो आपके अकॉर्डिंग क्या कोचिंग जरूरी है टू स्कोर गुड मार्क्स। मेरे हिसाब से कोचिंग, मैंने तो 11 से लगा, तो कोचिंग मेरे ख्याल से तो वो नहीं है इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट कि हम अपने मार्क्स लाने। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट अगर पूरी मेहनत से पढ़ाई करेगा तो भी वो एक 80 to 85% तक स्कोर कर ही लेगा अपनी उसमें। तो कोचिंग ऐसा तो नहीं कहना चाहिए पेरेंट्स को कि नहीं लगवाया, ये नहीं किया। वो अपनी तरफ से फुल करते हैं, बट हमें अगर कोचिंग अगर वो नहीं दिला पा रहे हैं तो हमें खुद से करने की वो पोटेंशियल तो होता है कि हम, हाँ, कॉलेज अगर हमारा लगा है तो रेगुलर हम लोग वो सारी चीजें देखें। और आजकल तो यूट्यूब में भी सब कुछ है ही अवेलेबल, फ्री मटेरियल सब है ही, बस वो, सारे बेस्ट टीचर्स हाँ, हैं यूट्यूब को। बस डेडिकेशन होना चाहिए कि मैं इस इंसान को ब्लाइंडली फॉलो करूं। हर एक सब्जेक्ट के लिए ऐसे हाँ। एक एक दो दो रेफरेंस टीचर्स रखो, एक टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल को गधे जैसा फॉलो करो बस। 2 साल कुछ हाँ। मत सोचो, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ मत देखो, बस पढ़ो। तो बिना कोचिंग के भी हम्म। आप आराम से सीईटी में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, सामने सबूत है। आप बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, आपको बस अपने आप पे भरोसा रखना है, सेल्फ अवेयर रहना है और सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। बीच बीच में जब भी डिमोटिवेशन होता होगा तो आप कैसे मोटिवेटेड होते हो शीतल, मतलब होते थे। सेल्फ मोटिवेशन की यही सोचती थी कि पेरेंट्स इतने उससे पढ़ा रहे हैं, कुछ उम्मीद होगी, होप होगी कि कुछ करे करके, तो बस उनकी वो होप ही मेरे को आगे पढ़ने के लिए और मोटिवेट करती है बस। ओके, दिस इज वेरी गुड बिकॉज जेन्युइन है ये चीज, पेरेंट्स के लिए ही तो हम सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही हमको यहाँ तक पहुंचाया है। और अगर तुमको इसके बाद भी कोई मोटिवेशन चाहिए तो फिर आई डोंट नो व्हाट विल मोटिवेट यू। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कवर्ड। अब एक छोटा सा रैपिड फायर सेक्शन में आपसे पूछती हूँ एंड देन विल बी डन। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द सक्सेस मंत्रा फॉर स्टूडेंट्स इन वन लाइन। एजुकेशन एंड कंसिस्टेंसी। ओके, वेरी नाइस। ड्रीम कॉलेज आपने ऑलरेडी बता दिया है। योर बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन यू ऑलरेडी टोल्ड अस, योर पेरेंट्स। आपने जो भी मॉक टेस्ट दिया था एमएसटी सीईटी का और नीट का, तो दोनों का मॉक टेस्ट में आपका सबसे हाईएस्ट स्कोर कितना रहा था।
हम सीईटी में आ रहे थे 130 एंड नीट में 530। ओके। टोटल आपने नीट में अप्रोक्सीमेटली कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे? हम टोटल मतलब हर संडे मॉक टेस्ट होते ही थे, तो पूरा साल भर वो जितने भी वीक्स आए संडे के उन सब में मॉक टेस्ट थे। 50-60 तो आराम से हो गए होंगे, उससे भी ज्यादा। हाँ। ओके, और एमएसटी सीईटी के लिए स्पेसिफिकली आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे? 4 to 5। अच्छा, दो जो अपने प्लेटफॉर्म पे थे, दो एमएसटी सीईटी हाँ के थे। हाँ। अच्छा, ओके। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपने कौन सा प्लेटफॉर्म रेफर किया था फॉर सीईटी प्रिपरेशन या रिवीजन? सीटी के लिए मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए फॉलो, फिजिक्स वाला का जो यूट्यूब सेशन था उसके मैंने क्वेश्चंस जो करवाते थे वो फॉलो किया। बाकी कॉलेज में पढ़ा देते थे टॉपिक्स, तो उधर से ही अंडरस्टैंडिंग आ गई थी। अच्छा, ठीक है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? बायो। नीट एस्पिरेंट को ये क्वेश्चन पूछने वाली बात नहीं है। अच्छा, एनसीईआरटी वर्सेस महाराष्ट्र बुक, विच इज योर फेवरेट बुक, विच सब्जेक्ट? महाराष्ट्र बोर्ड। विच सब्जेक्ट? बायो। व्हाई? व्हाई नॉट एनसीईआरटी? एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डीप मीनिंग उनके रहते हैं, जो कि समझना हो इनकी हिडन लाइन। बाकी ये महाराष्ट्र बोर्ड में सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है हर एक लाइन। आई एक्सेप्ट, एकदम स्ट्रेट पॉइंट पे दिया होता है और डिटेल में हाँ। एक्सप्लेन किया रहता है। ओके। आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन? सुबह ज्यादा पढ़ना प्रेफर करते हो या रात? नाइट। हाँ, आउल। इसीलिए चश्मा लग गया। ओके, ओके। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, टी और कॉफी? टी। ओके, कितने दिन में चाय हो जाती है पढ़ते पढ़ते? 2 बार। बस 2 ही बार? अरे, मैं तो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। ठीक है। आपका सबसे फेवरेट फन टाइम क्या है? मतलब जब आप बोर हो जाते हो तो सबसे ज्यादा फन एक्टिविटी कौन सा आप करना प्रेफर करते हो? सिबलिंग्स के साथ फाइटिंग एंड ऑल। ओके। और आपका सबसे फेवरेट स्नैक? फेवरेट स्नैक्स तो सभी हैं वैसे। तो कोई चीज ऑलमोस्ट ऐसी सभी। जो तुरंत खा के ऐसे मजा आ जाता है यार, फटाक से खा लो तो फटाक से दिल खुश हो जाए और फिर पढ़ने में एनर्जी आ जाए। पास्ता। नाइस, नाइस, आई लाइक दैट टू। ओके, ऑल राइट। ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी, व्हाट डू यू सपोर्ट द मोस्ट? ऑनलाइन। ऑनलाइन, ओके, ऑनलाइन जिंदाबाद, ठीक है। सो स्टूडेंट्स के लिए एक लास्ट मोटिवेशनल मैसेज इफ यू वांट टू गिव, व्हाट विल इट बी? जो भी कर रहे हैं वो लोग अपने दिल से करें, पूरी मेहनत से करें। अपने अगर कभी डिमोटिवेट होता है तो अपने पेरेंट्स को देखे वो कैसे दिन रात, अगर उनकी मन नहीं भी होता फिर भी वो आप लोगों के लिए कितना हार्ड वर्क करते हैं। तो जब पेरेंट्स दिन भर 24 आवर्स आपके लिए हार्ड वर्क करते हैं, तो आप अपने 24 आवर में से 8 to 9 आवर्स तो उनके लिए हार्ड वर्क कर ही सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोटिवेशन। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, आई टोटली एक्सेप्ट इट एंड आई टोटली approve it. Yes, because I also believe in the same thing. सो थैंक यू सो मच शीतल, बहुत ही एकदम जेन्युइन और एकदम प्रैक्टिकल चीजें आपने बताई कि बच्चा अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अपने पास। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज, शेयरिंग योर ओपिनियन विद आवर स्टूडेंट्स एंड आपने अपना टाइम दिया, आई एम वेरी डिलाइटेड फॉर इट। आई होप एंड आई प्रे एंड आई विश दैट यू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज, चाहे वो कोई भी कोर्स हो आपको मिल जाए, ऐसा हम सभी होप करेंगे। Students, if you still have any more doubt, then you are free to ask your doubts in the comment section. We will try to reply all your doubts as soon as possible. But please don't forget to put a heart below in the comment section for Sheetal because she worked a lot, she worked hard a lot, and she knows what she wants in life. ये सबसे बड़ी चीज है कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है लाइफ में। ये क्लैरिटी अगर आपको आ गई तो फिर आगे बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। सो शीतल, मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहूंगी कि आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो अपने सिबलिंग्स के लिए और आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू शेयर विद अस। थैंक यू मैम, आपने भी मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली आपसे मिलने के लिए। मैंने सोचा नहीं था यूट्यूब से मैं आपसे ऑनलाइन मिलूंगी। अब कभी ऑनलाइन से ऑफलाइन भी मिलने जरूर आऊंगी। डेफिनेटली, डेफिनेटली, आप तो मुंबई में ही रहते हो, जरूर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम।